बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक, और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम डाइपोल पर चल रहे थे, और आपने देखा होगा वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आए थे हमारे सामने। जैसे हमने डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एक क्वेश्चन ये आया था साहब कि इस तरह की कोई क्वांटिटी हमको डिफाइन करनी पड़ेगी, हम कैसे कह सकते हैं? दूसरा, चलो करनी भी पड़ेगी तो वो Q इंटू 12 के ही इक्वल होगी, ये कैसे पता चला? और थर्ड क्वेश्चन बच्चों ये था कि अगर इस फॉर्मूले को हम देखते हैं तो Q एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और 12 डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले से देखने पर हम लगता है कि भाई स्केलर इंटू स्केलर, तो दो स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट स्केलर होना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन होती ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूले से स्केलर है, ये कैसे पता चला कि साहब ये वेक्टर है ना? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे दिमाग में। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करेंगे विद लॉजिक। और यकीन मानिए आपको आज ये एहसास हो जाएगा कि फिजिक्स में कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं हो सकती। हर बात के पीछे एक लॉजिक बनता है। जैसे अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको इसका भी एक लॉजिक मतलब ढूंढने को कहा है। मतलब मैं तो दूंगा ही उसको कि इस क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम कैसे दिया गया था। तो हम ये भी बताएंगे कि इस क्वांटिटी P को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम कहाँ से दिया गया था। ठीक है, तो आज इन सब सारे सवालों का हमें जवाब क्लियरिफाई करना है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके सामने, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस whose सेंटर ऑफ मास इज सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अच्छा बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपने देखा होगा बहुत सी बुक्स में, जैसे मैंने इस डिस्टेंस को 12 ले रखा है, बहुत सी बुक्स में इसको केवल L या केवल D भी लिया गया है। तो हो सकता है आप सोच रहे हो, बहुत सी बुक्स में 12 भी है। तो आप कह रहे होंगे साहब हमें कैसे पता चलेगा कि 12 लेना है या डी लेना है? तो आप इसको 12 लीजिए, चाहे एल लीजिए, कुछ भी लीजिए, इट डजेंट मैटर। ये 12 ही क्यों लिया है मैंने, या कई ऑथर्स जो है 12 लेते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि ये 12 ही क्यों है। हम एल लेकर भी वही सारे काम कर सकते हैं जो 12 लेकर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक लाइन है आपकी, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करते हुए जाती है, द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये जो लाइन है आपकी। तो इस लाइन को बच्चों हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब साहब एक्सिस ऑफ डाइपोल के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी बोलते हैं। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये एक्सिस और इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ठीक है बच्चों, इसको हम एक और नाम देते हैं ब्रॉड ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और एक्सिस को हम दूसरा नाम भी देते हैं आपका एंड ऑन पोजीशन। ठीक है बच्चों, मान लो क्वेश्चन में उसने कह दिया अ पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब आपको पता है कि आपको केवल इक्वेटोरियल पता है और एक्सिस पता है, तो अब आप सोचोगे कि यार ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या आ गई। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये तीनों एक ही पोजीशन के नाम होते हैं।
वैसे ही एक्सिस ऑफ डाइपोल और एंड ऑन पोजीशन, ये एक ही पोजीशन के नाम है। तो कहीं वो एक्सिस वर्ड यूज करता है, कहीं पर वो एंड ऑन पोजीशन वर्ड यूज करेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, अब साहब हमको एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या है ये क्लियर है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है हमको ये क्लियर है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, जैसा कि उसका नाम है, मींस ये जो है आपका 90 डिग्री पर होगी। जो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो लाइन ज्वाइन करती है उससे 90 डिग्री पर होती है। ठीक है बच्चों, एक एक बात को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइज ऑल कॉन्सेप्ट्स। एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर अगर हमारा होता है कॉन्सेप्ट का, तो फिर मेरा ये मानना है कि चाहे वो जेई का पेपर हो, या नीट का पेपर हो, या बोर्ड का पेपर हो, मीन्स किसी का भी पेपर हो, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, एक एक चीज को हमने बारीकी से पढ़ा है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे जो टॉपिक है हमारा अब वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों इसके तीन केस हैं। पहला केस है कि जब पॉइंट हमारा डाइपोल की एक्सिस पर हो, एट एक्सिस। दूसरा केस है जब पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पर है कहीं, एट इक्वेटोरियल। और थर्ड केस है बच्चों हमारा एट जर्नल पॉइंट, एट जर्नल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सिस हो गई साहब, इक्वेटोरियल ये हो गया, और एट जनरल पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट ना तो एक्सिस पर है कहीं और ना ही इक्वेटोरियल पर है। तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। सपोज ये मार्कर एक्सिस है डाइपोल की, और ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। तो वो कह रहा है कि वो पॉइंट ना तो एक्सिस पर है कहीं, ना ही इक्वेटोरियल पर है कहीं, वो इन दोनों के बीच में कहीं है, यहाँ मीन्स प्लेन में। ठीक है, तो उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। बहुत इजी है। ठीक है, अब वन बाय वन इन फॉर्मूलों को पहले हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका केस फर्स्ट, एट एक्सिस। तो एट एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया साहब आपका डाइपोल का सेंटर O, एंड दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है साहब। ठीक है, अच्छा आप जानते हो कि ये जो डिस्टेंस है माइनस क्यू और प्लस क्यू की, इसको हम 2l ले चुके हैं। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 2l है तो ये आपकी l और ये आपकी l। ठीक है, अब प्लस क्यू से पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, प्लस क्यू से पॉइंट की डिस्टेंस होगी भाई, ये है टोटल आपकी r, r में से अगर हम l निकाल देते हैं तो दिस डिस्टेंस विल बी r माइनस l। ठीक है, अब माइनस क्यू से हमें पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, तो ये भाई ये r है, r में इतनी और ऐड कर देंगे तो l और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी r प्लस l, और ये हो गई साहब माइनस क्यू से पॉइंट की डिस्टेंस। बच्चों ज्योमेट्री हमारी क्लियर है। ठीक है, अब जस्ट एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और हमें उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। तो सिंपल आप पीछे जाइए, पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते थे, और यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दो पॉइंट चार्ज है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल प्रोसीजर है, पहले एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए पॉइंट पर, फिर दूसरे का पता कीजिए। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उन दो वेक्टर का आपको वेक्टर सम ले लेना है, वही सिंपली उस पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो पहले प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे पॉइंट पी पर, फिर माइनस क्यू का पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर, दोनों फील्ड आ जाएंगे विद डायरेक्शन। फिर उन E1 और E2 जो दो फील्ड आएंगे उनका हमको वेक्टर सम लेना है। ठीक है, तो सिंपल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, तो ये सपोज E1, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, E इज इक्वल टू के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों के क्यू, और अपॉन आर स्क्वायर। तो प्लस क्यू से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, प्लस क्यू से पॉइंट की डिस्टेंस है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये प्लस क्यू, ठीक है। अब प्लस क्यू से अवे, अवे किधर होगा था, तो ये हो जाएगी साहब हमारी E1 की डायरेक्शन। क्लियर। अब बच्चों माइनस क्यू, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो माइनस क्यू से पॉइंट की डिस्टेंस है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साहब डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है, मतलब टूवर्ड्स द चार्ज। तो टूवर्ड्स द चार्ज ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की E2। ठीक है, अब साहब यहां पर डायरेक्शन लिख दो, यहां पर लिख देंगे अलोंग OP। ठीक है, मतलब O से, भाई E1 की डायरेक्शन क्या है, O से P की तरफ, E1 की डायरेक्शन यहां पर लिख देंगे अलोंग PO, मतलब P से O की तरफ। ठीक है, अब बच्चों दो चार्ज, दो फील्ड कैलकुलेट कर लिए, दो वेक्टर आ गए E1 और E2, और E1 और E2 के बीच जो एंगल है हमारा वो हो गया 180 डिग्री का। अब बच्चों आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का कि अगर दो वेक्टर के बीच 180 डिग्री का एंगल है और उनका हमको रिजल्टेंट पता करना है, नेट पता करना है, तो सिंपल है, जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड है उसमें से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स अब हमारे पास E1 E2 दो वेक्टर हैं। अब ये देखिए इसमें कि E1 और E2 में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप समझ रहे होंगे E1 में डिनोमिनेटर में r माइनस एल है और E2 में डिनोमिनेटर में r प्लस एल है, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये बड़े से डिवाइड हो रहा है, ये छोटे से डिवाइड हो रहा है, तो बड़े से जो डिवाइड होगा वो ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा। तो कहने का मतलब E1 इज सॉरी E1 इज ग्रेटर देन E2। तो एक्सिस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E एक्सिस, वो क्या होगा बच्चों, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, अब E1 माइनस जब E2 करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि KQ आपका कॉमन आ जाएगा, भाई KQ इसमें भी है, KQ उसमें भी है, तो ये हो जाएगा आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो KQ ये हो जाएगा आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर और अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साहब के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL और अपॉन में बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से
एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 2RL प्लस 2RL 4RL, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका E एक्सिज इक्वल टू के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर और इंटू आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब साहब इसको बच्चों हम ऐसे ले सकते हैं, के की वैल्यू यहाँ पर के की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका ये हो जाएगा Q इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। बच्चों ये आ गया आपका ईमानदारी वाला फॉर्मूला। कौन सा? ईमानदारी वाला। ईमानदारी से मतलब हमने इसमें अपनी तरफ से अभी कुछ भी नहीं किया है, लॉजिकली जो मैथ्स करवाता चला गया हम वो करते चले गए और ये फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों आपने जब लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल जब पढ़ा था तो उसमें मैंने एक चीज पर बड़ा एम्फेसाइज किया था कि एक्चुअल में जो डायपोल में ये जो डिस्टेंस होती है 2L, डायपोल क्या था? वाटर का मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल डायपोल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर दो आयंस या दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे थे हम, तो सोचिए वो डिस्टेंस कितनी कम होती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब दिस L इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस L इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू दिस R, क्योंकि ये R देखिए ये आपका मॉलिक्यूल है, माइनस Q प्लस Q ये मॉलिक्यूल है, ये डायपोल है और जो पॉइंट है उस मॉलिक्यूल के बाहर है यहां पर। क्लियर? तो कहने का मतलब R तो काफी बड़ी हो गई L से, वो तो मॉलिक्यूल के बाहर है ना? तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि इफ R इज ग्रेटर देन L या L इज लेस देन R, then L square can be neglected, L square can be neglected। तो L स्क्वायर को जब हम नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों तो E एक्सिस आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL और अपॉन में R की पावर 4। ठीक है, R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो E एक्सिस आएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 4L को 2 इंटू Q इंटू 2L और अपॉन में RQ। ठीक है, अपॉन में RQ, भाई ये 2QL, ये 2 इंटू Q इंटू 2L 4QL हो गया ना, तो इस 4QL को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू Q इंटू 2L में। ठीक है, अब बच्चों आपके सारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं और मैं अब उनको क्लेरिफाई करने वाला हूं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये आ रही थी कि सर आपको कैसे पता चला कि Q इंटू 2L मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इस तरह की कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें डायपोल की स्टडी के लिए डिफाइन करनी है, पहली बात। दूसरी बात कि वो क्वांटिटी चलो डिफाइन भी हो गई, तो दूसरी बात ये थी कि बाई फॉर्मूला वो स्केलर लग रही है तो हम उसको वेक्टर क्यों मान रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये था। ठीक है बच्चों, तो पहले इन दो क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो बच्चों देखिएगा सबसे पहली बात बच्चों आप देख रहे होंगे कि हम यहां से डायपोल के लिए एक डेरिवेशन लेकर चले, यहां से ऐसे ऐसे, और आप देख रहे होंगे कि फाइनल कैलकुलेशन में ये Q इंटू 2L अपने आप आकर टपक गया। ठीक है, तो ये तो पहला डेरिवेशन है डायपोल के लिए जिसमें ये Q इंटू 2L अपने आप आके टपक गया है। अब बच्चों इतना समझ लीजिए कि अभी हम डायपोल के लिए अभी इक्वेटोरियल पर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जनरल पॉइंट पर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, हम इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वर्क डन के लिए फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। डायपोल के लिए अभी बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टडी करते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जितने भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो, चाहे वर्क डन का फॉर्मूला हो, चाहे टॉर्क का फॉर्मूला हो,
तो बच्चों आप देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है Q इंटू 12, ये फाइनल एक्सप्रेशन में अपने आप आके टपक गई और अपने आप आके टपक जाती है करते करते कैलकुलेशन। मीन्स मीन्स ये Q इंटू 12 वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर डायपोल की हर एक क्वांटिटी, जिस पर डायपोल से रिलेटेड हर एक पैरामीटर इस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा होगा। चाहे वो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो वर्क डन हो, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे वो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, मींस एवरीथिंग एल्स। डायपोल के लिए जो भी कुछ हम डिराइव करेंगे वो सब Q इंटू 12 पर क्या कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे। इट मीन्स जब फिजिसिस्ट लोगों ने जब डायपोल के लिए सारी कैलकुलेशंस की तो ये हर कैलकुलेशन में फाइनल एक्सप्रेशन में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्वांटिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिफाइन करना जरूरी है। तो इसको इसलिए तो डिफाइन किया गया था डायपोल के लिए। पहली बात तो ये Q इंटू 12। अब Q इंटू 12 को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नाम क्यों दिया गया, इसके लिए आपको थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कहाँ, जब हम डायपोल पर टॉर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि Q इंटू 12 को इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नाम किस लॉजिक से दिया गया था। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि Q इंटू 12 को हम डिफाइन करेंगे, ये कैसे पता चला था, तो ये इस तरह से पता चला था। अब बच्चों Q इंटू 12 होता है P, तो इसकी जगह पहले P रख लेते हैं। तो EX इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और ये हमारा हो गया Q इंटू 12 P और अपॉन में RQ। ठीक है बच्चों, ये हो गया सब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। डायपोल की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है P, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपने आंसर पर कि P इज इक्वल टू Q इंटू 12 था। बच्चों कुछ ज्यादा ही लॉजिकल बातें करता हूं क्या मैं, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये सब तो कुछ ज्यादा ही डीप में चले जाते हैं। तो बच्चों मेरा तो यही कहना है कि फिजिक्स को पढ़ने का मजा तो तभी है यार जब तुम उसके बॉटम को छूने की कोशिश करो। बॉटम तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, नोबडी इज मास्टर, लेकिन कोशिश तो करो। हम उसकी तरफ जैसे जैसे जाएंगे, जितनी गहराई में फिजिक्स में डुबकी लगाते जाएंगे, यकीन मानिए आप फिजिक्स के लिए दीवाने होते चले जाएंगे, पागल होते चले जाएंगे। ये वो सब्जेक्ट है। तो Q इंटू 12, ठीक है, ये हमारा क्या था, डायपोल मूवमेंट था जो हमने डिफाइन कर रखा था। अब बात आती है सर कि इस फॉर्मूले से तो ये स्केलर लग रही थी, तो फिर इसको वेक्टर क्यों माना, आपको कैसे पता चला कि साहब इसको तो यार वेक्टर मानना पड़ेगा। तो अब मैं उस चीज को आपको क्लियर करता हूं कि इसको वेक्टर क्यों माना गया। तो आप देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। E इक्वल टू आपका होता है E इक्वल टू F फोर्स अपॉन Q नॉट। तो फोर्स एक वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो ये रूल होता है कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो हमें वेक्टर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हो गई। अब ये वेक्टर है। अब बच्चों अभी तक हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये स्केलर है। ठीक है, अब देखते हैं, दिक्कत अपने आप आ जाएगी। कहते हैं ना मैथमेटिक्स बोलता है बच्चों, और ये मैथमेटिक्स बड़ी कमाल की चीज होती है, इसने फिजिक्स को क्या ही रूप दे दिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो आपका एक कांस्टेंट है, नंबर है, जाहिर सी बात है, स्केलर। ये डिस्टेंस स्केलर, 2 स्केलर। अब बच्चों मैं इस P को भी स्केलर मान रहा हूं, P बाय डेफिनेशन P भी मेरे लिए स्केलर है ना, तो ये भी स्केलर। ये तो यार वो कहते हैं ना ब्लंडर हो गया है। मतलब आपने क्या कर दिया पता है कि एक इक्वेशन है, फिजिक्स का एक इक्वेशन है, और उसके लेफ्ट साइड की जो क्वांटिटी है वो तो है वेक्टर, और जो राइट साइड की क्वांटिटी है वो है स्केलर। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है बच्चों
कि अगर लेफ्ट में वेक्टर है तो राइट में भी वेक्टर होना चाहिए, लेफ्ट में स्केलर है तो राइट में भी स्केलर होना चाहिए। तो अगर ये स्केलर है पूरा तो फिर ये भी स्केलर होना चाहिए, आया ना? ठीक है। अगर ये वेक्टर है तो फिर भैया इधर भी वेक्टर होना चाहिए। तो एक बच्चा मुझसे बोला कि तो सर इसको वेक्टर ही क्यों मान रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्केलर होता हो। मैं बोला यार बिल्कुल हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होगा तो फिर तो फोर्स भी स्केलर है। और बेटा अगर फोर्स स्केलर है तो F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब फोर्स स्केलर तो एक्सेलरेशन भी स्केलर होगा। अगर एक्सेलरेशन स्केलर है तो फिर बेटा फिर तो आपका वेलोसिटी भी स्केलर होनी चाहिए, वेलोसिटी स्केलर है फिर तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर होना चाहिए। और अगर पोजीशन स्केलर है तो फिर फिजिक्स में वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो बच्चा बोला कि हाँ हाँ सर हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर ही होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब क्या किया जाए बच्चों, मैं इसको वेक्टर मान नहीं सकता, इसको वेक्टर मान नहीं सकता, इसको वेक्टर मान नहीं सकता, और मैथमेटिक्स कह रहा है कि मान भाई वेक्टर किसी को, मान वेक्टर, तभी ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे पास वन एंड ओनली वन ऑप्शन बचा कि मेरे को पी को क्या मानना पड़ेगा, वेक्टर ही मानना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैं, आप समझ गए होंगे कि P को वेक्टर क्यों माना गया। क्लियर? तो E इक्वल टू एक्सिस पर, जो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला 1/4πε0 2P/R क्यू। अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों मेरा ये मानना है कि एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं होती ना, तो फिर मजा नहीं है यार। ठीक है, अब साहब देखिए, मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये ई एक्सिस। तो 180 के केस में आप जानते हैं कि दो वेक्टर अगर 180 पर हैं, दो वेक्टर अगर 180 पर हैं तो उनका रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ होता है ना? तो यहां पर E1 और E2 दो वेक्टर हैं, और बड़ा कौन सा है, E1 था। तो जो E एक्सिस, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है, ये किधर होगा बच्चों, ये होगा आपका बड़े वाले की तरफ। तो ये हो गया सब आपका E एक्सिस, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। क्लियर है? ठीक है। अब साहब, अब बच्चों एक चीज और समझनी है अब हमें। अब हमने ये मानी वेक्टर, ठीक है, अब ये हमने वेक्टर समझ गए क्यों मानी, तो इट मींस ये तो स्केलर है, ये तो स्केलर है। तो फिर 2L को हमें क्या मानना पड़ेगा बच्चों, अब इस 2L को हमको क्या मानना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या मानना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। आया ना? अब आपकी समझ में आ गया कि वो डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया गया है वहां, तो इसलिए लिया गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही मिलता है हमें। ठीक है। अब बच्चों ये हो गया सब आपका। अब इसकी हमें एक डायरेक्शन माननी है, क्योंकि भाई हमें इसको वेक्टर मानना पड़ा है तो इसको डायरेक्शन भी माननी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे माने, तो बच्चों केमिस्ट्री में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डायपोल, तो केमिस्ट्री में डायपोल की डायरेक्शन ली जाती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कन्वेंशन है वो कई जगह जस्ट अपोजिट हो जाता है। और फिजिक्स में हम डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन एज्यूम करते हैं वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एज्यूम करते हैं। तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, तो पी की डायरेक्शन आपकी ऑलवेज किधर मानेंगे हम फिजिक्स में, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी। क्लियर? अब बच्चों ये पी की डायरेक्शन पता चल गई मेरे को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पता चल गई। अब बच्चों एक बार एक कंपटीशन में आई थिंक मैं देख रहा था बुक, तो वो यूपीटी एग्जाम था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। तो उसका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब उस क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया था कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के डायपोल मूवमेंट के बीच कितना एंगल होता है। तो आपके सामने डायग्राम है, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। दिस इज पी एंड दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है।
मीन्स दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन, यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन पी एंड ई, ठीक है, इज 0 डिग्री, या यूं कहिए कि डाइपोल मूवमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस बोथ आर पैरेलल। ठीक है। अब बच्चों ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, यही जेई में ऐसा रूप ले लेते हैं। अब बच्चे को उतना नहीं पता होता ना, वो तो उसका तो एक टारगेट रहता है कि बच्चे का टारगेट रहता है कि मेरे को तो बस ये फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। ये बड़ी बात नहीं है बच्चों, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना बड़ी बात नहीं है, वो तो सिंपल है, एक चार्ज लिया फिर दूसरा दिया फिर दोनों का रिजल्टेंट ले लिया। बड़ी बात है कि उस डेरिवेशन को करने के दौरान और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और जितने भी कंपटीशन होते हैं ना, जेई हो नीट हो, ये वहां से पूछते हैं जिन जगहों को आप स्किप कर देते हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को आप जनरली स्किप कर देते हैं, उन पर मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं हम, ये वहां से पूछते हैं। और तभी जब आप देखा होगा आपने, जब कि आप पेपर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स अपने यहाँ की तो है नहीं, ये किसी दूसरे ग्रह की फिजिक्स है जो इस पेपर में हमसे पूछी जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अंदरूनी बातों को पूछता है जिनको हम छोड़ देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा केस आपका हो गया होगा कि पी को वेक्टर क्यों माना, पी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अब एट इक्वेटोरियल। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया एक्सिस के लिए, और हमें इसमें ई एक्सिस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी डाइपोल मूवमेंट, दोनों पैरेलल होते हैं। और बच्चों आपको एक बात ये पता होनी चाहिए, ये छोटी सी बात है और इस छोटी सी बात पर जेई में क्वेश्चन आ चुका है ताजा ताजा, कि डाइपोल की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर क्या इनवर्सली आर क्यूब, इनवर्सली आर क्यूब होता है ना। ई एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर। कहने का मतलब जैसे जैसे ये डाइपोल था माइनस क्यू, और ये आपका प्लस क्यू, और ये एक्सिस पर पॉइंट था पी, और ये डिस्टेंस मेजर की थी हमने कहां से, सेंटर से, ये आर थी। सपोज करो मैंने इस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है, तो ये आर और बढ़ गई, है ना, और शिफ्ट कर दूंगा तो आर और बढ़ जाएगी। तो जैसे इनवर्स रिलेशन है, तो आर को हम अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। सिंपल। ठीक है। और क्योंकि क्यूब है ना, जैसे पॉइंट चार्ज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यहाँ क्यूब है, तो इनवर्स में पावर जितनी ज्यादा होगी वो चीज उतनी ही तेजी से घटती या बढ़ती है। तो अगर हम जैसे डिस्टेंस को 2 टाइम्स करेंगे, सपोज यहाँ डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर देंगे, तो फोर्स 8 इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। और पॉइंट चार्ज के केस में बच्चों आर स्क्वायर होता है इनवर्स में, तो वहां 2 टाइम्स करेंगे डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज होगा, और डायपोल के केस में 8 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ रैपिडली चेंज हो रहा है, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, ई वर्सेज आर ग्राफ, ये नीट वगैरह के एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो है ना। तो मान लीजिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करवाने को सपोज आ जाता है, बोर्ड में तो अक्सर आ जाता है, तो ई और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाए, तो हालांकि मैंने अभी ग्राफ आपको पढ़ाई नहीं है, और मैं ग्राफ के लिए जो मतलब एक जनरल मैथमेटिक्स होता है फिजिक्स में, उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, मैंने प्लान कर रखा है। तो जब तक, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिक नॉलेज रखते होंगे ग्राफ्स की, तो ई वर्सेज आर इनवर्स रिलेशन है, एंड फॉर एनी इनवर्स रिलेशन, ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी हमारी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और इक्वेटोरियल पर करते हैं। तो बच्चों अब है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल आपको बताया था मैंने, जो आपका डाइपोल है, डाइपोल का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है, तो ये आर और ये आपका पी। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर है आर और ये पी है, तो वेक्टर आर और वेक्टर पी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, आर और पी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आप यकीन मानिए कि इतनी बारीक बात पर जेई में
क्वेश्चन आया है अभी ताजी ताजी कुछ 1-2 साल पहले ही। तो ये आर और पी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब साहब क्वेश्चन है हमारा, डेरिवेशन है, पॉइंट है हमारा कि हमको इस पॉइंट पी पर जो इक्वेटोरियल लाइन पर है इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्रा करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स चेंज नहीं होती मेरे बच्चे, फिजिक्स चेंज नहीं होगी, फिजिक्स तो वही है कि हाउ मेनी चार्ज यू हैव, सब टू। कि तो दिक्कत क्या है, पहले एक का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो फिर दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। आपको दो वेक्टर मिल गए E1 एंड E2, उन दोनों का वेक्टर सम पता करो, हो गया डेरिवेशन। ठीक है, तो वी हैव टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, और हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस से पॉइंट की डिस्टेंस पता है भाई, ये डिस्टेंस L ये डिस्टेंस L, क्योंकि ये 2L है ना, और ये R। अच्छा वो 2L वाला रह गया, कोई बात नहीं, मैं इस डेरिवेशन में उस 2L वाले मसले को भी क्लियर कर दूंगा कि ये हम L ना लेके 2L क्यों ले रहे हैं, या L भी ले लेते हैं 2L भी ले लेते हैं, चक्कर क्या है ये। तो इसमें कर दूंगा। अब देखिए साहब, ठीक है, तो बच्चों अब यहां पर भी वही दो चार्ज हैं, तो सेम प्रोसीजर, पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है मेरी नजर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की, √r² प्लस L स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो r² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब साहब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज लाइन जॉइनिंग चार्ज एंड पॉइंट, तो प्लस क्यू से अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो जाएगी सब आपकी E1 की डायरेक्शन। ठीक है, अब था मीन्स यहां पर डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे तो अलोंग BP, अलोंग BP मतलब B से P की तरफ। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L स्क्वायर। सेम है क्योंकि वो डिस्टेंस भी उतनी है। अब डायरेक्शन क्योंकि माइनस है तो माइनस के लिए डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये हो गई साहब आपकी डायरेक्शन E2 की, ये E2 की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अलोंग P से A की तरफ। ठीक है बच्चों, अब दो फील्ड आ गए, E1 आ गया E2 आ गया, है ना, दो वेक्टर आ गए। अब दोनों वेक्टर का हमको रिजल्टेंट निकालना है, और अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं किसी सिचुएशन में तो सोचना ही नहीं है ज्यादा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिंदाबाद। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए बच्चों हमको दो वेक्टर के बीच एंगल पता होना चाहिए, है ना, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमको यहाँ दो वेक्टर हैं E1 और E2, और एक और चीज आपने देखी हो, E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L स्क्वायर, लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, और ये दोनों एंगल अगर थीटा थीटा है तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा। नहीं भाई, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, सेम साइड के सामने सेम एंगल होना चाहिए, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है, और सिंपल सी थ्योरम है कि ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट लगा दी। अब मेरे को E1 और E2 के बीच का एंगल भी पता चल गया। ठीक है, तो अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना है E इक्वेटोरियल, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट E1² प्लस E2²। अब E1 E2 दोनों इक्वल हैं, तो E² प्लस 2E² एंड cos 2 थीटा।
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा है E1 और E2 के बीच 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब साहब तो ई इक्वेटोरियल हो जाएगा यहां से 2e² कॉमन ले लेंगे भाई, ई स्क्वायर स्क्वायर 2e² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ई इक्वेटोरियल हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2e² 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका ई इक्वेटोरियल इक्वल टू अंडर रूट 4e² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका रूट ले लेंगे बच्चों, तो ई इक्वेटोरियल हो जाएगा आपका 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। अब बच्चों अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस देख रहे होंगे, मैंने आपको लगभग कई वीडियोस में ये बात बताई है कि फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल करते समय, कोई भी डेरिवेशन करते समय अगर कैलकुलेशन में साइन कॉस टेन ये आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम के डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पर कॉस आ गया है और डेफिनेटली इस डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ओ पी या ओ बी पी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ई की वैल्यू हमको पता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं ट्रायंगल से, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका हो जाएगा एल, और बच्चों हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, बस अब यहां पर पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो ये हो जाएगा बच्चों ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 इंटू ई की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दी मैंने एल अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर टू द पावर 1/2। ठीक है, अब बच्चों ई इक्वेटोरियल इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2ql। आप समझ गए होंगे बच्चों, 2ql, q इंटू 2l फाइनल एक्सप्रेशन में अपने आप आगे टपक गया। मैंने अभी आपको यही बात बताई थी कि फाइनल एक्सप्रेशन में अपने आप आके टपक जाएगा ये, है ना। मीन्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो 2ql आगे आ गया, अपने आप टपक गया, मैं तो लाया नहीं, अपने आप आके टपक गया ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर टू दी पावर 3/2, और 2ql क्या होता है बच्चों, p, तो 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। लो जी, ये आ गया साहब हमारा ईमानदारी वाला फॉर्मूला। ईमानदारी वाला मतलब हमने अभी तक अपनी तरफ से इसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं किया है, जो लॉजिकली चला आ रहा था उससे ही मैंने इसे करता गया। अब बच्चों फिर से ये जो L होती है माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है ये है बहुत छोटी, है ना, और ये पॉइंट है बाहर, तो R L से बहुत बहुत बड़ी होती है। तो हम क्या कहेंगे कि इफ R इज ग्रेटर देन L, देन we can neglect L स्क्वेयर। ठीक है, तो एल स्क्वेयर को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन के बाद 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। लो जी, ये आ गया आपका डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पर यहां पर। अब बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा भाई, ये आपका E, ये आपका E1, ये आपका E2, दोनों ही इक्वल हैं। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, तो उनका जो रिजल्टेंट है एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाता है। E1 और E2 के बीच जो यहाँ एंगल होगा 2 थीटा, रिजल्टेंट उसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। ये वेक्टर की कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ी होगी। तो ये हो गया सर इन दोनों का रिजल्टेंट, ई इक्वेटोरियल, ये थीटा और ये थीटा, और दिस इज
ई इक्वेटोरियल, दिस इज ई इक्वेटोरियल, है ना। अब बच्चों यहां पर इस कॉन्सेप्ट पर इस कॉन्सेप्ट पर ताजी ताजी जेई का क्वेश्चन है। अगर बच्चे को ये पता है, कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल होता है, या यूं कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल होता है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन ई एंड पी इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों। तो एंगल बिटवीन ई एंड पी क्या होता है इक्वेटोरियल पर, 180 डिग्री, या यूं कहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के जस्ट एंटी पैरेलल होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक और चीज अब यहां पर जो मैं अभी बार बार पहले भी उसको बताना भूल गया था, लेकिन अब क्लियर कर देता हूं कि ये हम 2L ही क्यों लेते हैं, या हम L भी ले लेते हैं, तो 2L लेकर भी हो जा रहा है, L लेकर भी हो जा रहा है, तो मसला क्या है। तो बच्चों आप L लीजिए चाहे 2L लीजिए, फाइनल आंसर यही आएगा। अब ये 2L क्यों ले रहे हैं वो देखिए बच्चों। एक बार के लिए ये मानिए कि अगर हम इसको L ले लें, तो जो ये L है अब ये L/2 हो जाएगा, है ना। अगर ये L/2 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो L है ये L/2, तो ये हो जाएगा L²/4, है ना। ये L²/4 कहने का मतलब जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में चली जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर 2L ले लेते हैं तो वो LL हो जाता है, आधा आधा, तो वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, बस। और कोई बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन नहीं है। तो टू मेक द कैलकुलेशन स्मूथ वी टेक 2L इंस्टेड ऑफ L। अगर कोई L ले रहा है तो वो भी गलत नहीं है, 2L ले रहा है वो भी गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सब आपका। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ई और पी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि आर और पी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इक्वेटोरियल में। भाई ये आर ये पी दोनों के बीच एंगल कितना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। एंड वन मोर थिंग बच्चों, मैथमेटिक्स बोलता है, ठीक है। अब देखो अभी अभी हमने एक्सिस पर फॉर्मूला ड्राइव किया था बच्चों, और वो फॉर्मूला था 1/4πε0 2p/r³। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इस 2 को यहां से हटा दूं और यहां कर दूं सपोज, तो ये इस पोर्शन पर ध्यान दीजिए, बस ये वाला, है ना। तो ये क्या हो गया साहब, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 p/r³। तो इसकी जगह मैं ई इक्वेटोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ई एक्सेज हो जाएगा साहब आपका 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। कितना गजब का पॉइंट निकला, कितना गजब का पॉइंट निकला क्या, कि इसका मीनिंग समझिए बच्चों, इसका मीनिंग समझिए। मैं समझता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको लिखना हो नोट्स वोट्स के लिए तो आप इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, और अब देखिए साहब इसका मीनिंग समझिए कि ई एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। इसका मीनिंग क्या है, तो बच्चों ये देखिए, सपोज ये डायपोल है, -q, और ये आपका +q, और ये डायपोल का सेंटर है, और ये डायपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट है P r डिस्टेंस पर ये, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर, ठीक है, और एक पॉइंट आपका ये Q यहां पर डायपोल के सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस पर है, अगर आपको कम ज्यादा लग रही हो ठीक है, मतलब जितनी डिस्टेंस पर P है उतनी डिस्टेंस पर सेंटर से आपका Q है। ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि डायपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट लें और एक उतनी ही डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पर पॉइंट लें, तो जो
एक्सिस वाला पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाले पॉइंट से 2 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, इट मींस इस डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के पैरेलल स्ट्रांग होता है और इक्वेटोरियल के अलोंग वीकर होता है। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर स्ट्रांग होता है और इक्वेटोरियल पर वीकर होता है। ये मतलब है इस पॉइंट का। तो मैं समझता हूं बच्चों कि धीरे धीरे सारी चीजें आपके क्लियर होती जा रही हैं। आपको मजा आ रहा होगा फिजिक्स में, और आना भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप फिजिक्स को आनंद के साथ समझें, बिना किसी टेंशन के समझें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब है आपका थर्ड, एट जनरल पॉइंट। एट जनरल पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस इज एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल। तो अब जो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, न तो वो एक्सिस पर है और ना ही वो इक्वेटोरियल पर है। तो ये एक्सिस और ये इक्वेटोरियल, उन दोनों के बीच में कहीं, मतलब प्लेन में लाई कर रहा है, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब बच्चों इसको कैसे करें? तो देखो मैं एक बहुत ही ट्रिकी वे में आपको इसको समझाऊंगा। बच्चों ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डायपोल है और ये सेंटर डायपोल का, और यहां से ये आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अब मैंने क्या किया बच्चों, दिस लाइन, इस लाइन को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है, और ये जो इसके परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन है इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, जो बातें मैं आपको बताता हूं अगर आप उनको ध्यान से और उनको जो बताया गया वैसे ही अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिजिक्स कमाल की होने वाली है आपकी। ठीक है, तो देखिए ये y, ये x है ना। अब जरा देखना, ये वेक्टर है p, ये y और ये x, मींस अब वेक्टर p अगर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब x और y हमने मान लिए तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेक्टर p हमारा प्लेन में लाई कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा भाई? ये y ये x, तो ना तो वो x पर है और ना y पर है, उन दोनों के बीच में कहीं है। और मैंने आपको ये बात कई बार रिपीटेडली बोली है कि फिजिक्स में कहीं भी अगर सिचुएशन ये बन रही है कि कोई वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है तो कंपोनेंट कर दीजिए उसके। तो मींस इस p के अगर मैं कंपोनेंट करता हूं तो एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा ये आपका p cos थीटा, ठीक है बच्चों, और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा बच्चों इसका p sin थीटा। क्लियर? बस प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व क्या किया हमने बच्चों के, एक डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट था p, एक डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट था p। मैंने उस डायपोल को दो डायपोल्स में ब्रेक कर लिया। एक डायपोल जिसका जिसका डायपोल मोमेंट है p cos थीटा, और एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट है p sin थीटा। ठीक है बच्चों, मैंने एक गिवन डायपोल था, उस गिवन डायपोल को दो डायपोल्स में ब्रेक कर लिया, जिसमें एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट है p cos थीटा और एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट है p sin थीटा। अब बच्चों अगर आप देखें ध्यान से, ये वाला जो डायपोल है इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो डायपोल है p cos थीटा वाला, इसकी दिस लाइन इज एक्सिस, माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो लाइन जॉइन करते हुए जाती है वो एक्सिस। तो इस डायपोल के लिए p cos थीटा वाले के लिए जो पॉइंट p है वो एक्सिस पर लाई कर रहा है, कर रहा है ना। और अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी है कि एक्सिस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मूवमेंट के पैरेलल होता है, होता है। तो कहने का मतलब ये डायपोल अगर 1 है और ये डायपोल अगर 2 है तो 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सिस के पैरेलल बोले तो इधर होगा ये। तो ये हो गया साहब आपका E1। क्लियर? और E1 के का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, E1 का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सिस पर फॉर्मूला क्या होता है 2p/r³। तो 2 और p कितना है p cos थीटा, ठीक है, और अपॉन में r³। ठीक है बच्चों, ये हो गया साहब हमारा E1 डायपोल 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो डायपोल 2 है हमारा p sin थीटा जिसका डायपोल मोमेंट है, इसके लिए पॉइंट p किस पर लाई कर रहा है,
इक्वेटोरियल पर। तो 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। और पी कितना है उसका, पी साइन थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, दोनों फील्ड आ गए। अब बच्चों अभी अभी हमने देखा था कि इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मूवमेंट के जस्ट अपोजिट थीटा 180 होता है। तो पी साइन थीटा है इसका इधर माइनस वाई की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट प्लस वाई की तरफ। तो ये हो गया हमारा E2, ये x ये y, E1 और E2 के बीच एंगल हो गया साहब 90 डिग्री। क्लियर। अब बच्चों सिंपल है, मेरे पास दो वेक्टर हैं E1 और E2, दोनों के बीच मुझे एंगल पता है, तो मैं अब इनका रिजल्टेंट निकालूंगा। तो वो हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा साहब मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब और का स्क्वेयर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हटा देता हूं, p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये आ जाएगा साहब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका p अपॉन आर क्यूब, ये बाहर आ जाएगा रूट से, और रूट के अंदर रहेगा आपका 2 या यूं कहिए 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आओ तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा को। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ये जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने इतनी मेहनत की, हमने इतनी मेहनत की और उसके बावजूद हमको ये डाउट रहे कि यार ये जो मेरा फॉर्मूला आया है ये सही है या गलत है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि मेरा ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। बच्चों सपोज करो एट एक्सिस, सपोज करो कि ये पॉइंट अगर यहां ना होके एक्सिस पर आ जाए, यहां ये एक्सिस है ना, अगर यहां आ जाए, ठीक है, तो सोचो थीटा कितना हो जाएगा 0। और जब यहाँ थीटा 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो 2p अपॉन आर क्यूब। तो 2p अपॉन आर क्यूब ही तो होता है एक्सिस पर। फॉर्मूला इज करेक्ट, क्योंकि अगर ये गलत होता तो वो फॉर्मूला सही नहीं आता। दूसरा, सपोज करो ये इक्वेटोरियल है भाई, ये इक्वेटोरियल है ये लाइन, अगर ये पॉइंट यहां से यहां आ जाए इक्वेटोरियल पर तो थीटा हो जाएगा 90, थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0, रूट 1 1, तो 1/4 पी अपॉन आर क्यूब। कहने का मतलब मेरा फॉर्मूला एकदम सही है। तो बच्चों ये आपको जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये जनरल पॉइंट के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब बच्चों आज जो हमने पढ़ा है डायपोल के बारे में, उस पर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस जो जेई में ताजा ताजा आ चुके हैं वो करते हैं। तो बच्चों अब जो है जो हमने अब तक पढ़ा है एक्सिस, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट, ये 3 केस हमने डायपोल के पढ़े थे, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे पास डायपोल की हैं। और ये मैंने आपके सामने कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, और ये तीनों क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेंस में आपका 2019 में आया है, ये आपका 2019 में आया था, ये 2020 में आया था। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया का है, लेकिन अगर आप वाकई कंसेप्चुअली एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करके पढ़े हो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि देखने में आपको बहुत घुमा फिरा के लगेगा, लेकिन वो हो सकता है पेन पेंसिल की जरूरत ही ना पड़े उसमें चलाने की। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से है।
देखो दिखने में कैसा लग रहा है पता नहीं, क्या पढ़ते हैं इसको कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इक्वल टू माइनस आई माइनस 3J प्लस 2K इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर इज एट द ओरिजिन 0,0,0, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट आर, आर क्या है आप समझ गए होंगे, आर हर चीज का मीनिंग समझ में आना चाहिए सवाल पढ़ते समय। आर क्या है, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस जो होती थी, तो वो यहाँ वेक्टर आर क्या है, प्लस आई प्लस 3J प्लस 5K। नोट दैट, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि नोट दैट आर डॉट पी इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 कब होता है, जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आर और ये पी दोनों परपेंडिकुलर हैं। याद कीजिए मैंने अभी आपको सब उसमें बताया था थ्योरी में कि आर और पी ये आपका डाइपोल, ये आपका पी और ये आपकी आर इक्वेटोरियल वाली। तो बच्चों आर और पी परपेंडिकुलर कौन से केस में होते हैं, इक्वेटोरियल वाले केस में। तो बच्चों ये इक्वेटोरियल का केस है आपके सामने। तो आर डॉट पी इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू, सिंपल कह रहा है कि आर डॉट पी इक्वल टू 0 है। तो इस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पर आर इक्वल टू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पैरेलल होगा। तो आप जानते हैं इक्वेटोरियल पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायपोल के डायपोल मूवमेंट के जस्ट एंटी पैरेलल होता है। कहने का मतलब E इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर P, P की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट। अब P की डायरेक्शन क्या है समझ रहे हो, P की डायरेक्शन है ये, तो इसमें माइनस आई माइनस 3J और प्लस 2K, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस आई प्लस 3J और माइनस 2K। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन था कि जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड P के जस्ट एंटी पैरेलल होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो बस जो P वेक्टर था उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपके सामने। देखने में क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बड़ा अजीब गरीब ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इसमें एक ये चीज आर डॉट पी इक्वल टू 0, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए डायपोल के केस में आर और पी परपेंडिकुलर कब होते हैं, तो वो इक्वेटोरियल के केस में होते हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रॉब्लम नंबर 2, ये 2019 में आ चुकी है, 2019 में। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था तो मैं इसको बुक में से पढ़े दे रहा हूं। चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू located at A and B respectively constitute an electric dipole। माइनस की प्लस क्यू डाइपोल हो गया, ठीक है। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 2A, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 2A, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 2A है। O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट P, एक चार्ज Q है, ये कहां रखा हुआ था, P पर रखा हुआ था। ठीक है बच्चों, P वेयर OP इज इक्वल टू Y, ये कितनी है, OP Y है। तो बच्चों वो कह रहा है Y इज ग्रेटर देन 2A, Y इज ग्रेटर देन 2A। तो वो हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया था ना, R इज ग्रेटर देन L, तो ये वही अप्रोक्सीमेशन है आपका। द चार्ज Q एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब यहाँ पर चार्ज Q रखा है तो वो कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इफ Q इज नाउ मूव्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन टू P डैश, अब इस चार्ज को यहां से यहां ले आए और ये डिस्टेंस है y/3, तो वो कह रहा है देन फोर्स ऑन Q विल बी। अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं क्वेश्चन को बच्चों। एक चार्ज यहां रखा हुआ था Q P पर, और O से P की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन थी y। तो ये कह रहा है कि यहाँ इस डिस्टेंस पर वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, सपोज F। तो वो कह रहा है अब इस चार्ज को पॉइंट P डैश पर ले आए, और पॉइंट P डैश की O से डिस्टेंस है कितनी, y/3, तो अब वो फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सिंपल है, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पर अगर आप कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, और फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू QE। ठीक है, और डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 P/R3।
तो आप देख रहे होंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। बस हो गया सवाल। F2 अपॉन F1 इक्वल टू हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। अब बच्चों R1 इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी y, तो y फाइनल डिस्टेंस कितनी हो रही है y/3, तो y/3 और 3 ऊपर चला जाएगा का स्क्वायर, y से y कैंसिल, सॉरी क्यूब, y से y कैंसिल, तो 3 3 जा 9 3 जा 27। तो जो फोर्स हो जाएगा वो इनिशियल फोर्स का 27 टाइम्स हो जाएगा। दैट्स ऑल, आंसर इज ए। इतना सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए था कि इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। दैट्स ऑल, घुमाने को वो कितना भी घुमाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2019 में आ चुका है और क्वेश्चन था कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके इस वर्टेक्स पर -2q, यहाँ +q और ये +q चार्ज रखा हुआ है। 2l साइड है इसकी। तो वो कह रहा है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताइए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? P इज इक्वल टू q इंटू 2l, P इक्वल टू q इंटू 2l, ठीक है, या q इंटू l, ठीक है या ना। अब देखो बच्चों, इस -2q को मैं दो में ब्रेक कर सकता हूं, -q। अब मेरे पास दो डाइपोल बनेंगे, -q प्लस q, -q प्लस q। तो -q प्लस q का ये हो जाएगा एक डाइपोल P, और -q प्लस q का एक डाइपोल हो जाएगा ये आपका P डाइपोल मूवमेंट। और अब बच्चों ये हो गई साहब सपोज मेरी y एक्सिस, ठीक है बच्चों, और ये हो गई मेरी साहब x एक्सिस, ठीक है। अब P और P दोनों ही प्लेन में लाई कर रहे हैं भाई, ये y हो गई, ये x हो गई। तो जो P, ये वाला जो P है ये वाला जो P है ये x और ये y के बीच में है, ये वाला P ये y और ये x के बीच में, मतलब प्लेन में लाई कर रहा है। बात कहीं पर भी नहीं कटेगी। मैं जो कह रहा हूं आपसे, मैंने क्या कहा है, कहीं पर भी कोई भी वेक्टर अगर प्लेन में लाई कर रहा है कंपोनेंट कर लो। तो देखो बच्चों, ये 60, तो ये एंगल 30, ये एंगल 30, समझ रहे। इसके कंपोनेंट कर लो दोनों P के, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा साहब आपका दोनों का P cos थीटा और P cos थीटा, ठीक है। और ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका P sin थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा था P sin थीटा। तो P sin थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट आया P नेट, वो क्या आ जाएगा P cos थीटा मतलब 2P cos थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी -j, -y के अलॉन्ग है, ठीक है। 2 इंटू P, अब P होता है Q इंटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्ज के बीच की? L, तो यहाँ पर Q इंटू L, ठीक है। अब cos थीटा, थीटा कितना बच्चों 30 डिग्री, तो cos 30, और ये बच्चों -j, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है बच्चों। तो 2 इंटू QL इंटू √3/2, और बच्चों ये हो गया -j कैप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3QL माइनस, और ये हो जाएगा आपका j, चेक कीजिए, तो -√3QLj, -√3QLj, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों मैं समझता हूं कि जेई नीट कुछ भी हो, बोर्ड हो कुछ भी हो, अगर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिजिक्स मजेदार होती है, फिजिक्स बहुत ही आसान होती है, बशर्ते कि आप उसको लॉजिकली फील के साथ, और सबसे बड़ी बात थिंक लाइक अ फिजिसिस्ट, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।